हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के सिलेबस के अनुसार आज का जो टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धतियाँ, यानी कि राजनीति विज्ञान में किन किन अध्ययन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, इसका व्यवस्थित अध्ययन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन पद्धतियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो अध्ययन पद्धति है वह है परंपरागत अध्ययन पद्धति और दूसरा है आधुनिक अध्ययन पद्धतियां। तो इस तरह से मुख्य रूप से दो प्रकार की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया है। इसके आगे हम देखेंगे कि परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां हैं तथा आधुनिक अध्ययन पद्धतियां के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से पद्धति पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ अध्ययन पद्धतियां हैं जिसका अध्ययन हम आज के इस क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि परंपरागत अध्ययन पद्धति, जो पहला अध्ययन पद्धति था वह है परंपरागत अध्ययन पद्धति, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत अध्ययन की निम्न प्रकार से जो है कि 5 अध्ययन पद्धतियां हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति। पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अत्यंत निकट से राज्य के संगठन, कार्यकलापों, राजनीतिक घटनाक्रमों एवं संस्थाओं का पर्यवेक्षण करके राजनीतिक सिद्धांतों की स्थापना करता है और वर्तमान युग में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का राजनीति के अध्ययन में अत्यधिक प्रयोग भी किया जा रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति है वास्तव में यानी कि मुख्य रूप से पास जाकर के उसका अवलोकन करने से है और इस प्रकार से पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग दिन प्रतिदिन इस समय बढ़ता चला जा रहा है। इस पद्धति के अंतर्गत कुछ सीमाओं का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें सभी राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं को विभिन्न देशों एवं स्वयं जाकर के पर्यवेक्षण करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः यह सर्वसुलभ पद्धति नहीं है, क्योंकि सभी जगहों पर जाकर के राजनीतिक अध्ययन करना ये संभव नहीं है। तो इस तरह से ये अध्ययन पद्धति कुछ सीमा तक जो है कि यह हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, या फिर कह सकते हैं कि यह सर्वसुलभ पद्धति नहीं। दूसरी तरफ यदि स्वयं पर्यवेक्षण करने के अवसर प्राप्त भी हो जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके निष्कर्ष पूर्ण रूप से शुद्ध ही हो। तो इस प्रकार से इसकी कुछ सीमा का भी निर्धारण किया गया है। इसके बाद से दूसरा जो अध्ययन पद्धति है वह है ऐतिहासिक पद्धति। इस ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता है और ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा हम राज्य एवं उसकी संस्थाओं के भूतकालीन स्वरूप का अध्ययन करके उसके वर्तमान स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा भविष्य में आदर्शात्मक स्वरूप की संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक पद्धति में यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। भूत का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि इसके पहले जो भी शासन व्यवस्थाएं थी वह किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, इसका वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चल रहा है उसका क्या प्रभाव है, इसके साथ साथ आने वाले समय में इस शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सभी बातों का अध्ययन जो है कि ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद से तीसरा जो अध्ययन पद्धति है वह है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। और इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों तथा उनके कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करके सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की पूरक होती है और इस पद्धति का प्रयोग
सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था। तो यहां से एक बात आपको याद रखना है कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो वह सर्वप्रथम जो है कि अरस्तु के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ ये जो तुलनात्मक पद्धति है इसकी भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें तुलनात्मक पद्धति में अनेक बार असमान संस्थाओं के बीच तुलना की जाती है, जिससे प्राप्त परिणाम रुचिकर नहीं होते हैं। मानव प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील रही है। वह जिस राजनीतिक समाज का अध्ययन करता है वह देश काल के प्रभाव से अछूता नहीं रहता है, जिससे गलत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसलिए ये सावधानी यहाँ बरतने की आवश्यकता यह होती है कि अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला जो सावधानी है, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते समय मनुष्य को स्वभाव तथा समय विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान अवश्य रखा जाना चाहिए, क्योंकि किन्हीं विशेष संस्थाओं का स्वरूप और सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। तो इस तरह से तीसरा जो पद्धति है वह है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। चौथा आप देख रहे होंगे प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति। यह भी नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि प्रयोग के माध्यम से राज्य में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है। संपूर्ण विश्व राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला मानी गई है और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन राजनीति विज्ञान के प्रयोग ही कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से गिलक्राइस्ट महोदय के द्वारा कहा गया है कि शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन, नया कानून, प्रत्येक युद्ध राजनीति विज्ञान में ये प्रयोग ही होता है। और गार्नर महोदय ने कहा है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण जो होता है वह प्रत्येक नया कानून, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना तथा प्रत्येक नई नीति का प्रारंभ एक प्रकार से प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह केवल अस्थायी अथवा कह सकते हैं कि प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है, जब तक कि परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता को सिद्ध ना कर दे। तो इस तरह से प्रयोगात्मक पद्धति का भी प्रयोग इस राजनीति विज्ञान के अध्ययन के रूप में किया जाता है। और लास्ट में दिया हुआ है परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो पद्धति है वह है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन पद्धति है। दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति है, जो कि प्रतिष्ठित नियमों के प्रकाश में विशेष अवस्थाओं की व्याख्या करती है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता के द्वारा तर्क एवं कल्पना शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति राज्य के स्वरूप, लक्षण, उद्देश्य के संबंध में कल्पना करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के कानून होने चाहिए। इस आदर्शात्मक स्थिति के प्रकाश में वर्तमान कानून का मूल्यांकन किया जाता है कि जो इसके पहले के कानून है क्या वास्तव में वह वर्तमान में ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों का जो है कि अध्ययन इस दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इस पद्धति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, सबसे बड़ी सीमा ये है कि विचारक इस पद्धति को अपना करके कल्पना की उड़ान भरते हुए वास्तविकता से संबंध विच्छेद कर लेते हैं, जिससे उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों को व्यवहारिक राजनीति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से यह आपकी दार्शनिक पद्धति है। इसमें परंपरागत अध्ययन पद्धति में हम लोगों ने मुख्य रूप से 5 प्रकार के अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया। पहला है पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है तुलनात्मक, चौथा है आपका प्रयोगात्मक और 5वां है दार्शनिक पद्धति। इसके बाद से हम लोग दूसरा देखते हैं कि इस परंपरागत अध्ययन पद्धति के अलावा भी कई अन्य प्रकार के जो है कि अध्ययन पद्धतियों का उल्लेख राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें से आप देख रहे होंगे पहला 6वां है सादृश्य पद्धति। सादृश्य पद्धति का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के साथ अन्य विविध तत्वों का सादृश्य स्थापित किया जाता है और इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से ब्लडसली महोदय के द्वारा किया गया है। स्पेंसर ने भी इस पद्धति का प्रयोग करके राज्य व मानव शरीर के बीच
पूर्ण सादृश्य स्थापित करके सावयव सिद्धांत का जो है कि प्रतिपादन किया था। दूसरा है आपका वैधानिक प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो क्या प्रणाली है, वैधानिक प्रणाली है। वैधानिक और अवैधानिक शब्दों का आपने जो है कि प्रयोग बहुत बार किया होगा। तो उसी प्रकार से ये जो वैधानिक प्रणाली है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य को एक वैधानिक इकाई माना गया है, जिसका कार्य कानून बनाना तथा उन्हें लागू करना है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्यवस्था की जाती है। इस पद्धति का दोष यह है कि राज्य के स्वरूप के निर्धारण में यह सामाजिक शक्तियों की पूर्ण उपेक्षा करती है। इसके बाद से 8वां जो दिया हुआ है वह है आपका सांख्यिकीय पद्धति। ध्यान दीजिए, 8वां क्या है, सांख्यिकी पद्धति है। और इस पद्धति के अंतर्गत किसी विशेष के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतदान, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, विविध सामाजिक वर्गों की शक्ति, जनमत, प्रचार व प्रसार आदि विषयों का अध्ययन इस पद्धति के द्वारा भली भांति से की जाती है। और इस पद्धति का प्रयोग ऐतिहासिक, तुलनात्मक या दार्शनिक पद्धति के सहायता के रूप में भी किया जाता है। और इसमें आंकड़ा को मुख्य रूप से जो है कि दिखाया जाता है। इसके बाद से आप देख रहे होंगे जीव शास्त्रीय पद्धति। जीव शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत एक सावयव के रूप में इस पद्धति को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य का विकास एक प्राणी वैज्ञानिक इकाई के रूप में होता है। हर्बर्ट स्पेंसर इसके साथ साथ जो है कि इस पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इस पद्धति की मुख्य त्रुटि यह है कि इसके अंतर्गत राज्य को पूर्ण रूप से प्राणी मान करके उसकी वृद्धि तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला आप देख रहे होंगे समाज शास्त्रीय पद्धति। 10वां क्या दिया हुआ है, समाज शास्त्रीय पद्धति। और इस समाज शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई माना गया है, जिसमें समाज की इकाई व्यक्ति के जैसे गुण होते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति की हर तरह की राज्य के विकास व स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह पद्धति एक स्वतंत्र पद्धति नहीं है, वरन दृष्टिकोण मात्र है। इसमें भी प्राणी वैज्ञानिक पद्धति के दोष पाए जाते हैं। तो इस तरह से परंपरागत अध्ययन पद्धति जो 5 दिया था, उसके साथ साथ इसमें कुछ अध्ययन पद्धतियां हैं, जिसको सादृश्य पद्धति, वैज्ञानिक प्रणाली, सांख्यिकी पद्धति, जीव शास्त्रीय पद्धति, समाज शास्त्र पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि आधुनिक अध्ययन पद्धतियां, पहला आपका क्या ने देखा, परंपरागत अध्ययन पद्धति थी, लेकिन आधुनिक अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं। करा कि आधुनिक युग में समाज विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन में पूर्ण सादृश्यता स्थापित करके समाज विज्ञानों को संपूर्ण रूप से विज्ञानों का रूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अध्ययन पद्धतियों का रूप बदल करके उन्हें क्या बनाया जा रहा है, वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया जा रहा है। और इस अध्ययन पद्धतियों को मुख्य रूप से 2 आधुनिक रूप से नाम प्रदान किया गया है। पहला आपका है आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति और दूसरा है आपका व्यवहारवादी पद्धति, जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे कि आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है। वैज्ञानिक पद्धति तकनीकी दृष्टि से व्यवस्थित पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, आंकड़ों के विवेचना से निर्मित होता है तथा व्यापक दृष्टिकोण से यह विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति, एक दृष्टिकोण एवं उसके विषय में सत्यापित ज्ञान की व्यवस्थित राशि की खोज एक ढंग से की जाती है। और इस प्रकार के आनुभविक पद्धति के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्थापना हुई है। और आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों की भांति मापन संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के रूप में वर्तमान में किया जाता है। दूसरा आप देख रहे होंगे व्यवहारवादी पद्धति। इस व्यवहारवादी पद्धति के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मुख्य रूप से विशेष महत्व प्रदान किया गया है। व्यवहारवादी विचारक
व्यक्ति या समूह के राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख मानते हैं तथा ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं, संस्थाओं व संविधानों के अध्ययन को गौण मानते हैं। इनसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जाता है और इस प्रकार से यह पद्धति मानव जीवन की समग्रता, मानवीय व्यवहार की जटिलता, मानवीय व्यवहार का संपूर्ण विश्लेषण करने में असफल हमेशा रही है। तो इस तरह से जो आधुनिक अध्ययन पद्धति है वह दूसरा है व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धतियां हैं उसका अध्ययन किया। फिर से हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।